जैसे मान लीजिए यहाँ से अपन पढ़ना शुरू करते हैं। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ। ठीक है, अब यहाँ से अपन आगे पढ़ते हैं कि कैसे वो व्यक्ति, उनका बचपन का नाम मनु, ठीक है, मनु से बनते हैं वो मिस्टर गांधी, मिस्टर गांधी से बनेंगे वो बैरिस्टर, बैरिस्टर से बनते हैं बापू, बापू से महात्मा, महात्मा से राष्ट्रपिता। ठीक है, ये कहा जाता है जब बचपन में उन्होंने सिर्फ 2 नाटक देखे थे, एक राजा हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार। तो वो उन दोनों नाटक का उनके जीवन में ये प्रभाव हुआ, उन्होंने सोचा कि मैं बड़े होकर के अपने माता पिता की सेवा करूंगा और इतनी सेवा भक्ति रखूंगा कि मैं श्रवण कुमार बनूंगा। ठीक है, ये उनका जीवन, उन्होंने सोचा मैं इस आचरण को अपने जीवन में उतारूंगा, परंतु उन्हें ये नहीं मालूम था कि अभी उनके व्यक्तित्व में उन्हें और क्या बनना बाकी है। ठीक है, अब जब ये मनु जब अपने बचपन में 3री या 4थी क्लास में रहते हैं, जब ये वाला जो कहानी बड़ी सबकी चर्चित सुनी हुई है कि जब वो उनके यहाँ जो विदेशी जो एग्जामिनर आए हुए थे, इंस्पेक्टर, उनके स्कूल में, तो उन्होंने देखा कैटल की स्पेलिंग उन्होंने गलत लिखी हुई है। ठीक है, तो जब उन्होंने जो जैसे सब बच्चे बैठे हुए थे, तो वो जो थे उन्होंने जूते की नोक से ये मनु को थोड़ा सा इस तरह किया, कहा कि इसको सुधार लो, इसकी हिज्जे जो गलत लिखी है तुमने सुधार लो। तो उनके में चूंकि राजा हरिश्चंद्र का उन्होंने नाटक देखा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सत्यवादी वाला आचरण करूंगा, मैं किसी की नकल नहीं उतारूंगा। उन्होंने अपने जीवन में उसी समय निर्णय लिया था, और ये कहा जाता है सामान्य दर्जे में पढ़ने वाले थे वो, मतलब बहुत औसत विद्यार्थी से भी थोड़े से कम विद्यार्थी थे, इस तरह का उनका विद्यार्थी जीवन था। तो उन्होंने इसको नहीं लिया। ये तो कैटल का उदाहरण हो गया। ठीक है, अब उसके बाद से जब वो आगे पढ़ने जाने लगते हैं, उनका उद्देश्य था कि वो बैरिस्टर बनेंगे और विदेश पढ़ने जाते हैं। जब विदेश पढ़ने जाने लगते हैं, तो उन दिनों तो ये एक परंपरा थी कि यदि कोई 7 समंदर पार पढ़ने जाएगा तो उसे जाति से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। तो जब वो जाने लगते हैं, तो उनके समाज की पंचायत बैठती है, सरपंच उन्हें ये घोषित कर देते हैं कि आप जाति से बाहर किए जा रहे हैं। 7 समंदर पार वो चले जाते हैं, और उसके बाद वहां जाकर के ये इंग्लैंड में बनते हैं मिस्टर गांधी। मिस्टर गांधी ये दक्षिण अफ्रीका में भी कहलाते हैं, परंतु सबसे पहले इन्हें मिस्टर गांधी कहा जाता है जब वो बैरिस्टर बनते हैं। ठीक है, तो मनु से ये मिस्टर गांधी बनते हैं। मनु की जो घटना है उसमें दोनों इनके जो नाटक हैं, जीवन में जो उन्होंने 2 नाटक देखे, उसी का उन्होंने जीवन में प्रभाव देखा। इसके बाद से आइए बैरिस्टर। जब वो अमेरिका, वहाँ ग्रेट ब्रिटेन में पढ़ने जाते हैं, वहां से ये बैरिस्टर बनकर लौटते हैं। ठीक है, बैरिस्टर बनने के बाद से जब ये 1893 में जब उनको एक केस मिलता है, दक्षिण अफ्रीका की यात्रा करते हैं। दक्षिण अफ्रीका की यात्रा ने ही इनके जो जीवन का कहते हैं टर्निंग पॉइंट ला दिया। बैरिट्सबर्ग की ये जब ये यात्रा कर रहे थे, तो वहां दक्षिण अफ्रीका काहे के लिए प्रसिद्ध है? हीरे के, डायमंड के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए, यहाँ से एक नया नगीना तराश करके निकलने वाला है, जिसे अपन कहेंगे महात्मा गांधी। ठीक है, तो अब जब ये वहां पर उनके साथ ये घटना होती है कि फर्स्ट क्लास के टिकट होने के बावजूद उन्हें टीसी ने निकाला, और उनसे कहा कि आपको या तो सबसे पीछे के दर्जे में जाइए। तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, मेरे पास तो जब फर्स्ट क्लास का टिकट है तो मैं यहीं रहूंगा, यहाँ से मैं दूसरे दर्जे में नहीं जाऊंगा। वो इतने अड़ जाते हैं कि ट्रेन रुकवाई जाती है और उनको वहीं पर उनके सामान सहित उनको उतार दिया जाता है। तो जब वहां उतर जाते हैं और खूब ठंड रहती है, तब मतलब जब उन्होंने सोचा कि अब इसका, मैं स्वाभाविक है बहुत अपमान उन्होंने महसूस किया होगा, यही उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट है। और वो ये सोचते हैं कि नहीं, अब मैं कुछ ऐसा करूंगा, इनसे सकारात्मक रूप से मुझे यहाँ इनसे लेना होगा, क्योंकि मुझे जो मेरा जो अपमान हुआ है, मैं इसका जो भी प्रतिकार करूंगा सकारात्मक करूंगा, इससे मुझे और उन्होंने ये कहा, हो सकता है ईश्वर मुझसे कुछ और कहलवाना या करवाना चाह रहा है, तब मेरे साथ ये घटना हुई, नहीं तो मुझे तो टिकट वहां तक का मिला हुआ था। ठीक है, तो ये अब वहां के कितने वर्ष रह जाते हैं? लगभग 24 वर्ष वो दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं। ठीक है, अब जब ये दक्षिण अफ्रीका से लौटते हैं, तब ये सबसे पहले जब 1915 में लौट आते हैं, तो चंपारण की जब ये यात्रा सबसे पहले तो ये क्या करते हैं कि पूरे भारत का भ्रमण करते हैं।
जब वहां से दक्षिण अफ्रीका, और देखिए जब वो दक्षिण अफ्रीका यहाँ जा रहे हैं उससे पहले जब ये कहा इंग्लैंड भी पढ़ने जा रहे हैं, और उसके बाद से जब ये दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे हैं, दोनों यात्रा के बीच में ये जो महत्वपूर्ण, एक दिन में तो सफर होना नहीं है, जलयान से जाना है, तो उन्होंने जो अपना, इनके पास कई बुक्स थी, तो इनकी दो जो किताबें हैं उन किताबों का अनटू द लास्ट का इनकी जो किताब है उसका इनका ये प्रभाव पड़ता है कि सर्वोदय और सर्वोदय, जैसा इसका नाम से स्पष्ट है सबका उदय, सर्वोदय का इनका ये प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा, मुझे रस्किन की पुस्तक द अनटू द लास्ट का उनका ये प्रभाव पड़ता है, वो ये सोचते हैं सर्वोदय और सविनय अवज्ञा, एक शब्द आता है सविनय अवज्ञा, इनका ये प्रभाव पड़ता है। उन्होंने सोचा कि नहीं, मैं जब अपने मतलब कार्य क्षेत्र में जब काम करूंगा तो मैं इन दोनों आचरणों का अपने जीवन में उतारने का प्रयास करूंगा। तो जब ये 21 वर्ष वहां दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं तो वहां पर रहने वाले भारतीयों के साथ जो भेदभाव होता है उसको उनके साथ संघर्ष करने के लिए वो इन दोनों विचारों का वहां पर ही प्रयोग करते हैं। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी फिनिक्स फार्म की स्थापना करते हैं। देखिए ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न पीएससी तक में पूछा जाता है कि फिनिक्स फार्म की स्थापना उन्होंने कहाँ पर की। ठीक है, अब मतलब इन विचारों का प्रभाव उनका पड़ता है, तो इन विचारों को वो जब दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं, दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले अप्रवासी जो भारतीय हैं उनके साथ ब्रिटिश सरकार, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में भी ब्रिटिश शासन था, तो उनके साथ बहुत भेदभाव किया जा रहा था, तो उन्होंने मतलब भारत में आके तो बाद में वो करते हैं, पूरे इन सब का प्रयोग पहले ही वो वहां कर देते हैं। तो जब वो 1915 में भारत लौटते हैं तब उन्हें इन्हीं सब कारणों से वो चर्चित तो हो चुके थे, पूरे विश्व में चर्चित थे, भारत में भी उनका आगमन की तैयारी थी कि आए। तो जब वो 1915 में भारत आते हैं तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा उनको महात्मा कहकर बुलाया गया। तो ये अपन की क्या बात सामने आती है कि सर्वोदय और सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव के कारण, उनके व्यक्तित्व को बन जाने के कारण वो महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा दी जाती है। ठीक है, अब जब वो यहाँ आ जाते हैं उसके बाद इंडिया में आने के बाद सबसे पहले वो क्या करते हैं, भारत भ्रमण करते हैं। भारत भ्रमण करके संपूर्ण भारत की यात्रा ट्रेन के निचले जो तीसरे स्तर का दर्जा होता है ट्रेन का डिब्बा, उसमें वो यात्रा करते हैं। और मगर ये जरूर निष्कर्ष निकालते हैं कि जो भारतीय जनता है ट्रेन में स्वच्छता का ध्यान नहीं रखती है, हमें स्वच्छता, मतलब उन्होंने उस जमाने में कहा था कि हमें स्वच्छता अभियान चलाना चाहिए, ये चीज उन्होंने कही थी। और भारत की गरीबी को देख के वो बहुत दुखी हुए थे, द्रवित हुए थे, और उन्होंने कहा था स्वच्छता अभियान हमें चलाना चाहिए। ठीक है, अब अपन को यहाँ देखना है ठीक है, अब यहाँ अपन देखेंगे महात्मा भी कहला दिए। अब यहाँ राष्ट्रपिता रंगून से 1944 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा एक घोषणा की जाती है, तब उनको राष्ट्रपिता संबोधित किया जाता है। ठीक है, तो अपन ने क्या क्या देखा, मनु बचपन का नाम, फिर वो मिस्टर गांधी कहलाते हैं, बैरिस्टर कहलाते हैं, बापू, महात्मा और राष्ट्रपिता। अब इन सब चीजों के संबोधन से आप उनके सभी जो महत्वपूर्ण कार्य हैं वो अपन बांट सकते हैं। ठीक है, और जब 30 जनवरी 1948 को जब इनका निधन होता है तो अल्बर्ट आइंस्टीन इनको श्रद्धांजलि देते हो। एक बात और बताऊं, अल्बर्ट आइंस्टीन और महात्मा गांधी की पत्र द्वारा, मतलब पत्राचार द्वारा बहुत बातचीत हुआ करती थी। तो जब उनका निधन होता है तो अल्बर्ट आइंस्टीन उनको श्रद्धांजलि देते हुए कहते हैं कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियां, आप जैसी नौजवान पीढ़ियां कभी विश्वास भी नहीं कर पाएंगी कि हार्ड मास का बना ऐसा कोई व्यक्ति था जो कि महात्मा गांधी कहलाया, और वो इन्हीं सब व्यक्तित्व के कारण वो कहलाते हैं। ठीक है, अब अपन को यहाँ पे ये देखना है सविनय अवज्ञा, असहयोग आंदोलन, 3 प्रश्न इसमें आएंगे, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। असहयोग आंदोलन का क्या मतलब है, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, असहयोग, सहयोग हमें नहीं करना है। तो किसके साथ सहयोग नहीं करना है, ब्रिटिश शासन की नीतियों के साथ भारत अब सहयोग नहीं करेगा। क्योंकि जब वो भारत आ जाते हैं प्रथम विश्व युद्ध चलता रहता है। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला,
1914 से 1918। तो जब वहां पर युद्ध में जाने की बात होती है तो ये कहा जाता है भारत मित्र देश राष्ट्रों की तरफ से भाग लेगा ब्रिटेन के साथ। तो ये गांधी जी को विश्वास दिलाया जाता है, कांग्रेस में मीटिंग होती है कि हाँ भारत को इस युद्ध में भाग लेना होगा। और ये कहा गया कि जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तो भारत को मतलब स्वराज की स्थिति में लाया जाएगा। कुछ न कुछ हम आपके लिए पॉजिटिव ऐसा करेंगे जो भारत के लिए सकारात्मक होगा। परंतु भारत प्रथम विश्व युद्ध हो भी जाता है, परंतु जो ब्रिटिश सरकार है अपने वायदे पर उतरती नहीं है खरा। तब गांधी जी कहते हैं कि नहीं, अब हमें इनकी नीतियों के साथ सहयोग नहीं करना है। तो वो असहयोग आंदोलन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो एक तो असहयोग आंदोलन हो गया। फिर दूसरा है असहयोग आंदोलन आएगा 1920। शासन की नीतियों के साथ असहयोग मतलब सबसे पहले शिक्षा, उनकी शिक्षा के साथ नहीं, उनके सब नीतियों के साथ नहीं, और अपना स्वदेशी शिक्षा का प्रचार करेंगे, विदेशी शिक्षा का बहिष्कार करेंगे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, उनकी नीतियों का बहिष्कार करेंगे। ये सब चीजें उनके साथ चल रही है। शराबबंदी करेंगे, ये सब उनके साथ असहयोग आंदोलन चलेगा। तो ये हो गया। अब अपन को देखना है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, ये आपके एग्जाम में जरूर आ रहा है, 10 नंबर का प्रश्न पिछले साल आया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जैसा मैंने आपको इधर बताया था, दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने इसका प्रयोग किया। विनय पूर्वक हमको अनुरोध किससे करना है? ब्रिटिश सरकार से। तो सविनय, विनय के साथ, अवज्ञा, जब आप अपनी एप्लीकेशन लिखते हैं तो आप लिखते हैं ना योर फेथफुली, योर ओबीडियंट, लिखते हैं ना आज्ञाकारी, आपका आज्ञाकारी शिष्य, है ना। तो ये ओबीडियंट कहलाता है। ये कह रहे हैं मैं डिसओबीडियंट, मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं करूंगा, अवज्ञा। उन्होंने वायसराय को एक पत्र लिखा और उसमें 12 पॉइंट ऐसे लिखे कि मैं इन चीजों का आप यदि प्रयोग मतलब भारत के लिए सुधार कर देंगे तो मैं कोई आगे आंदोलन नहीं करूंगा, परंतु यदि आप इनका वो नहीं करेंगे तो फिर मैं मतलब जो भारत है वो मतलब आपके साथ असहयोग तो कर ही रहा था, अब हम कुछ आंदोलन का रूप को और बढ़ाएंगे। तो हम कौन कौन सी चीजें लेते हैं? जैसे कि मान लीजिए शराब निषेध, मुद्रा का जो अवमूल्यन हो रहा था उसका उन्होंने सुधार करना चाहा, नमक कर, नमक के लिए कहते उस समय ये कहा जा रहा था मनुष्य तो बिना नमक के तो भोजन वो करेगा नहीं, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब। पशुओं को भी नमक दिया जा रहा था, दिया जाता है, तो पशुओं के लिए भी जरूरी था। तो उनको लगा नमक जैसी इतनी अनिवार्यता चीज है तो इसके साथ तो कम से कम कर कम होना चाहिए। उन्होंने इनको टाइम दे दिया कि आप हमारा मतलब आपको हम समय दे रहे हैं करीब 1 हफ्ते का कि आप हमारी नीतियों को मान लीजिए, नहीं तो हम आपको रिमाइंडर दे रहे हैं कि हम आपके साथ अब अपनी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का हम अगला चरण करेंगे। उनके द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कोई भी चीज नहीं दी जाती है, मतलब कोई उन्हें आश्वासन भी नहीं दिया जाता। तो अब वो क्या करते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर शुरुआत करते हैं। अब ये सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हो जाएगा? इसको भी मिटा दूं, 12 मार्च 1930। मार्च में ही वो वायसराय को पत्र लिखते हैं, अपनी मांगे रखते हैं, और उन्होंने कहा यदि आप इस मांगों को आप यदि विनय पूर्वक विचार करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम अपना अगला चरण करेंगे। तो मार्च में वो कहना उनका माना नहीं जाता। 12 मार्च का दिन वो तय करते हैं और दांडी यात्रा वो करेंगे। ठीक है, दांडी यात्रा कहाँ से कहाँ प्रारंभ हुई? साबरमती आश्रम से चलेगी। ठीक है, साबरमती आश्रम तक चलेगी। अब ये चलेगी 6 अप्रैल। ठीक है, लगभग 74 दिन हो गए चलेंगे। ठीक है, और 200 मील करीब ये इनके साथ चलते हैं। ठीक है, तो दांडी यात्रा जो है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 12 मार्च को ये दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से शुरू होगी और उसके बाद ये 6 अप्रैल को खत्म होगी। वहां ये पहुंचकर एक मुट्ठी नमक उठाते हैं समुद्र तट के किनारे और विरोध करते हैं ना शासन की नीतियों का, क्योंकि नमक तो साधारण व्यक्ति को बनाने के लिए विरोध किया गया, मना किया गया था। तो इसीलिए नमक बना करके
और इस कानून की शुरुआत करते हैं। तो ये दांडी यात्रा कहलाती है।